हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे और इंडियन इकोनॉमी को हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की हेल्प से कवर करेंगे और उन एमसीक्यू में जो भी कंसेप्ट लगा होगा मैं उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करूंगा जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर सीरीज यूपीएससी, एचसीएस, यूपीपीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और कोई भी अगर इसको अपनी जनरल जीके इन्हांसमेंट या लोअर लेवल एग्जाम लाइक एसएससी के लिए देखना चाहे या बैंकिंग के लिए देखना चाहे तो उसके लिए भी ये सीरीज उतनी ही इफेक्टिव है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया करेंगे हम। ये सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो अगर किसी को भी ये लग रहा है, क्योंकि मुझे एक दो स्टूडेंट का मेल आया तो उन्होंने बोला कि मेरी स्पीड जो है पढ़ाने की थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यूट्यूब पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है स्पीड को कम और ज़्यादा करने का। आप जैसे 1x स्पीड पे अभी चल रहा होगा वीडियो, तो आप इसको 0.5x या 0.75x पे देख सकते हैं अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे पढ़ाने की स्पीड कम है तो आप इसको बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल होता है हर वीडियो के साथ वो ऑप्शन कि आप स्पीड को कम और ज़्यादा करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर किन्हें बोला जाता है? तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इनकी एक थ्योरी है इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड थ्योरी, तो कई बार पूछा जाता है कि इनविजिबल हैंड थ्योरी किसकी है, तो एडम स्मिथ की है। क्या बोलती है इनविजिबल हैंड थ्योरी? ये हमारा हैंड है, ठीक है, ये 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है, ये हैंड है। इनविजिबल हैंड थ्योरी बोलती है एडम स्मिथ की कि जो मार्केट है वो कंपटीशन और सेल्फ इंटरेस्ट से गवर्न होता है। कि मार्केट जो गवर्न हो रहा है वर्ल्ड में कहीं पे भी, तो उसको गवर्न करता है कंपटीशन और लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट। उससे क्या होता है, कंपटीशन अगर है तो प्राइस कम होगा, एक बेनिफिट मिलेगा। कंपटीशन है तो नए नए प्रोडक्ट आएंगे, कंपटीशन है तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। और ये सब, इन सब से क्या होगा कि सोशल नीड जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होने लगेंगी, ठीक है। कंपटीशन होगा तो नई नई जॉब्स आएंगी, नया मार्केट पैदा होगा, नई जॉब्स मिलेंगी। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया कि इनविजिबल हैंड थ्योरी का क्या कहना है एडम स्मिथ की। उसका कहना ये है कि मार्केट को अगर हम फ्रीली ग्रो होने देंगे तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली ग्रो होगी, ठीक है। ये उनका बेसिक फंडा था इनविजिबल हैंड के पीछे, कि मार्केट का एक इनविजिबल हैंड जो है वो सोशल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एडम स्मिथ की इनविजिबल हैंड थ्योरी के बारे में आपको ध्यान रखना है। देन उनके इसके बाद हम एक और देख सकते हैं यहाँ पे कीनीज। कीनीज कौन थे? जॉन मेनार्ड कीन्स नाम के एक पर्सन थे, ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे ये। इन्होंने एक थ्योरी दी थी पंप प्राइमिंग। ये पंप प्राइमिंग थ्योरी क्या बोलती है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है एग्जाम से पूछा गया कि पंप प्राइमिंग थ्योरी किसकी थी, तो वो कीनीजियन इकोनॉमिक्स की थ्योरी थी, जॉन मेनार्ड कीन की। तो पंप प्राइमिंग क्या होता है? अगर आपने कहीं पे देखा हो, जो टैप होता है, जो नलका होता है, कई बार उसमें से पानी नहीं आता है, ठीक है। पानी नहीं आता है तो क्या करेंगे हम, एक डिब्बा पानी लेके अगर उस टैप में डाल देंगे और फिर उसको चलाएंगे तो उसमें से पानी आ जाता है। और फिर जो डिब्बा पानी का हमने डाला था स्टार्टिंग में, वो डिब्बा हम दोबारा फिल करके अलग से रख सकते हैं कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम दोबारा से उसको यूज कर लें। तो इसी कंसेप्ट को पंप प्राइमिंग कहते हैं। इस कंसेप्ट को कीन्स ने इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट, तो इस पंप प्राइमिंग के कंसेप्ट को उन्होंने इकोनॉमी में लगाया। इकोनॉमी में कैसे लगाया कि कई बार जो इकोनॉमी जो है वो एक सर्कुलर वे में मूव करती है। इकोनॉमी मतलब पैसा जो है मूव करता रहता है लोगों के पास में, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पैसा मूव करना बंद कर देता है। तो इकोनॉमी में उसको बोलते हैं कि रिसेशन आ गया है, कि लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या कर सकती है, गवर्नमेंट मनी सप्लाई कर सकती है मार्केट में। जैसे हम इस पंप में पानी डाल रहे थे, वैसे ही गवर्नमेंट पानी की जगह पे मनी डाल सकती है मार्केट में। कैसे डाल सकती है? गवर्नमेंट जो है पैसा देगी बैंक्स को, बैंक पैसे को आगे इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे नई नई इंडस्ट्री लगाने के लिए, या लोगों को देंगे खर्च करने के लिए। तो मार्केट में पैसा होगा खर्च करने को, तो मार्केट जो है दोबारा से दौड़ने लगेगी, दोबारा से इकोनॉमी रन होने लगेगी। जैसे हम इसमें पानी डालेंगे तो दोबारा से पंप करेंगे तो पानी आने लगेगा, तो ऐसे ही गवर्नमेंट अगर पैसा डालेगी तो जो इकोनॉमी जो रुक गई है वो इकोनॉमी दोबारा से चलने लग जाएगी। अब जब इकोनॉमी चलने लग जाएगी तो फिर गवर्नमेंट उस पैसे को दोबारा से निकाल सकती है, ठीक है। जैसे हमने बोला था कि अगर पानी आ गया तो हम दोबारा से वो एक डिब्बा पानी जो हमने डाला है वो हमने निकाल लिया। तो सिमिलर वे में गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को रन होने के बाद जो मनी उन्होंने डाली है वो उस मनी को निकाल सकती है। तो इस कंसेप्ट को इन्होंने बोला था प्राइम पंपिंग, और ये कीन्स का कंसेप्ट है। कीन ने कीनेजियन इकोनॉमिक्स दी थी, वहां से ये कंसेप्ट निकल के आया था, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन करते हैं,
पोल क्रुगमैन कौन थे? तो पोल क्रुगमैन जो है वो फेमस इकोनॉमिस्ट थे। बस आप इतना ही ध्यान रख लेना। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट विच वन इज इंडिस्पेंसिबल, मतलब मार्केट को चलाने के लिए क्या चीज इंडिस्पेंसिबल है, मतलब कौन सी ऐसी चीज है इनमें से जिसके बिना मार्केट का चलना पॉसिबल ही नहीं है। तो मार्केट बैंक्स के बिना चल सकती है, मार्केट इकोनॉमिक लॉ के बिना भी चल सकती है, और मार्केट ट्रेड यूनियन के बिना भी चल सकती है, लेकिन मार्केट पैसे के बिना नहीं चल सकती। अगर कोई भी चीज का प्राइस नहीं होगा तो मनी जो है वो मोटिवेशन फैक्टर है मार्केट को रन करने में, मोटिवेशन फैक्टर। तो अगर किसी चीज का प्राइस ही नहीं होगा तो इकोनॉमी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इकोनॉमी का कंसेप्ट बेसिकली मनी के कंसेप्ट पे चलता है सारा का सारा, ठीक है। तो प्राइस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी मार्केट को रन करने के लिए। इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज एज, इंडियन इकोनॉमी कैसी है? तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट समझ सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये क्लासिफिकेशन है, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। जहां पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वो है जो डेवलप्ड कंट्री है, लाइक यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, ठीक है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो है जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ये सारी की सारी इनको बोला जाता है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गांधीयन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, और गांधी की जो इकोनॉमी थी उसका क्या प्रिंसिपल था? तो गांधी की इकोनॉमी का प्रिंसिपल था ट्रस्टीशिप। गांधी का ये मानना था कि जो हमें गॉड ने दिया है, गॉड ने दिया है मतलब जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किसी भी मैन की नीड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन किसी भी मैन की ग्रीड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हम लोगों को आपस में ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हर एक पर्सन उतना ही ड्रॉ करेगा नेचुरल रिसोर्सेज से जितना उसकी नीड है, ना कि वो अपनी ग्रीड के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेगा। तो ये कंसेप्ट को फॉलो करते थे गांधी कि हर पर्सन को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है कि हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल हैं उनमें से हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेंगे, अपनी ग्रीड के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट, और ये महात्मा गांधी ने दिया था। Who among the following had propounded the concept of trusteeship? तो दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, तो आंसर हो गया महात्मा गांधी, ठीक है। एम एन रॉय कौन थे? एम एन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी, तो उसके फाउंडर थे एम एन रॉय। एम एन रॉय ने 1934 में कंसेप्ट दिया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना है उसके बनने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिएगी। ये कंसेप्ट को प्रपाउंड करने वाले पहले पर्सन थे एम एन रॉय, ये भी आपको ध्यान रखना है 1934 में। देन जीके गोखले जो थे वो पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के और जो मोहम्मद अली जिन्ना के, इन दोनों के पॉलिटिकल गुरु थे जीके गोखले। और जीके गोखले ने ही महात्मा गांधी को इंसिस्ट किया था कि वो इंडिया में आए, ठीक है। और महात्मा गांधी इंडिया में आए थे 9 जनवरी 1915 को, और इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 में को महात्मा गांधी इंडिया में वापस आए थे। इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका। उससे पहले महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, ठीक है। एज ए बैरिस्टर वहाँ पे वो काम करते थे। तो जीके गोखले वहाँ पे गए थे, उन्होंने कन्विंस किया महात्मा गांधी को इंडिया की सिचुएशन के बारे में, ठीक है, कि ऐसा ऐसा चल रहा है इंडिया में, आप आइए वहाँ पे। क्योंकि जो महात्मा गांधी जो थे वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में भी कुछ सोशल रिफॉर्म कर रहे थे। तो जीके गोखले ने देखा कि जो महात्मा गांधी का वे ऑफ स्टाइल है इन सोशल मूवमेंट्स को करने का, तो वो बहुत अच्छा है, तो उसकी इंडिया को नीड है। तो इसलिए इन्होंने कन्विंस किया था महात्मा गांधी को कि आप इंडिया में आइए, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया में आए और उस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। देन जीके गोखले के बारे में आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि 1905 का जो आईएनसी सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था 1905 का, वो जीके गोखले ने प्रिसाइड किया था, मतलब वो उसके प्रेसिडेंट थे। और ये एकमात्र सेशन था जो आईएनसी का जो जीके गोखले जिसके प्रेसिडेंट बने थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना कि 1915 में ही डेथ हो गई थी जीके गोखले की। अरविंदो घोष के बारे में आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि एक अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, उसमें अरविंदो घोष का नाम आया था।
अरविंदो घोष और इनके भाई जो थे उन दोनों का नाम आया था अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में। तो ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन है जो ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, जो मैंने आपको ये इन्फो बताई है एक्स्ट्रा, ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछी हुई है, तो आप इसको कहीं अलग से नोट डाउन कर लेना। Which of the following is the major feature of Indian economy? इंडियन इकोनॉमी का मेजर फीचर क्या है, हमें ये देखना है। अब देखो, इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्ट भी है और इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड भी है। सोशलिस्ट और मिक्स्ड में फर्क क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं एक बार, कि कोई भी इकोनॉमी होती है उसको चलाने के लिए कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, पहले एक बार वो समझते हैं, फिर आप समझ जाओगे कि क्यों किसी इकोनॉमी को चलाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 चीजें हैं। हमें कोई कुछ भी चीज प्रोड्यूस करना है, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, पैसा चाहिए, और एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, एक माइंड चाहिए। एंटरप्रेन्योर का मतलब एक माइंड चाहिए कि कुछ प्रोड्यूस करना है, वो प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये 4 चीज बेसिक मानी जाती हैं, जिनको इकोनॉमी में हम बोलते हैं कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी इकोनॉमी के। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि किसी इकोनॉमी को चलाने के लिए बिल्कुल बेसिक चीज जो चाहिए हमें, वो है, उनको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप। उस ओनरशिप के बेस पे इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है कि वो इकोनॉमी कैसी है। अगर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसी प्राइवेट के हाथ में है तो उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर ओनरशिप प्राइवेट के हाथ में है तो उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और ये ओनरशिप अगर लोगों के हाथ में है डायरेक्टली तो उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। अगर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लोगों के हाथ में है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, थ्रू ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के सिस्टम के थ्रू है, तो उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसको हम लोगों ने चुना है डायरेक्टली, तो इसलिए इस टाइप की इकोनॉमी को बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट वर्ड जो है वो इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन है ये सोशलिस्ट वर्ड, लेकिन इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। 42nd अमेंडमेंट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी ने 1976 में। तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड डाला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी तो है ही, इंडिया में मिक्स इकोनॉमी भी है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जब प्राइवेट और गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक दोनों इकोनॉमी, मतलब कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी, दोनों एक साथ काम कर रही हो, तो इंडिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में है, मतलब पब्लिक है, जैसे पब्लिक बैंक बोलते हैं तो वो गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। पब्लिक बैंक जो सरकारी बैंक है, ठीक है। पब्लिक PSU, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, मतलब जो पब्लिक कंपनीज हैं जितनी भी, जैसे ONGC है और अदर कंपनीज है, वो सारी की सारी, ठीक है। और प्राइवेट की जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी हैं काफी सारी। तो मतलब कुछ चीजें प्राइवेट के हाथ में है, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। तो इंडिया जो है वो मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करता है। ये इंडियन इकोनॉमी का एक मेजर फीचर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेजर फीचर पूछा गया है तो हमने ये लगाया। अदरवाइज हम ये भी बोल सकते हैं कि इंडिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। आंसर ये भी ठीक है। अब दोनों में से हमें मोर अप्रोप्रिएट बताना था, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी कैसी है? तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमने देखा कि मिक्स इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। लिबरल इकोनॉमी किसको माना जाता है? लिबरल इकोनॉमी इसको माना जाता है जहां पे इकोनॉमी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने बता दिया। अब कोई भी देश या किसी भी देश में क्या चीज बनेगी, व्हाट वी विल प्रोड्यूस, हाउ मच वी विल प्रोड्यूस, एंड एट व्हाट प्राइस वी विल सेल इट। हम क्या बनाएंगे, ठीक है, कितना बनाएंगे और उसको किस प्राइस पे सेल करेंगे, ये कंट्रोल अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है तो उसको लिबरल इकोनॉमी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे तो MSP का
का सिस्टम है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होता है कि किसी भी चीज को हम इतने पे ही बेच सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट का कंट्रोल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे यहाँ पे हम क्या चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं उस पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने लग जाओ अपनी मर्जी से, तो गवर्नमेंट हर चीज को इंडिया में कंट्रोल करती है। तो हमारे यहाँ पे लिबरल इकोनॉमी नहीं है, लेकिन लिबरल इकोनॉमी कहाँ है, जहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जैसे यूएसए में एमएसपी का कोई सिस्टम नहीं होता है। वहां पे कंपटीशन, मार्केट का कंपटीशन बताता है कि कोई चीज का प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो लिबरल इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड कंट्री मोस्टली लिबरल इकोनॉमी को फॉलो करती है। मिक्स इकोनॉमी इन इंडिया मींस, इंडिया में जो मिक्स इकोनॉमी है उसका मतलब क्या है, तो हम देख चुके हैं को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों एक साथ हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ गोज टू, किसको जाता है क्रेडिट, ये क्रेडिट जाता है साइमन कुजनेट को। साइमन कुजनेट के बारे में आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि इनका एक कर्व है जिसको बोलते हैं कुजनेट कर्व। कुजनेट कर्व में क्या है, एक तरफ है इनइक्वालिटी और एक तरफ है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है पहले ये समझ लो, किसी भी कंट्री की जो जीडीपी है उसको अगर उसी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो वो उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम है। किसी भी कंट्री की जीडीपी, अब किसी कंट्री की जीडीपी क्या होती है, एक साल के अंदर किसी भी कंट्री में, कंट्री का मतलब है फिजिकल बाउंड्री, जैसे इंडिया की फिजिकल बाउंड्री है, एक साल के अंदर किसी भी कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने और फाइनली जो बन के तैयार हुए उनका कितना प्राइस है, वो होता है उस कंट्री की जीडीपी। आई रिपीट, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री, ठीक है, उसको बोलते हैं कंट्री की जीडीपी। उस कंट्री की जीडीपी को उस कंट्री के पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है कि एक पर्सन को ऑन एवरेज कितना कमाता है उस कंट्री का, वो आ जाता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को पर कैपिटा इनकम के अगेंस्ट में ड्रॉ करते हैं कुजनेट कर्व में। तो इन्होंने बोला था कि एक जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है, और एक टाइम पीक आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इकोनॉमिक, उनका कहना था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा पर कैपिटा इनकम जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी लोगों की, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा कमाएंगे और कुछ लोग कम कमाएंगे, तो जो ज्यादा कमाएंगे और कम कमाएंगे उनके बीच में जो है डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी इन अर्निंग। तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो ये इनइक्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब पीक आ जाएगा और उसके बाद ये इनइक्वालिटी अपने आप ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी। ये इनका कुजनेट कर्व है जो इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम के बीच में इन्होंने ड्रॉ किया था। तो इनका ये मानना था कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी किसी भी कंट्री की तो वहां पे इनइक्वालिटी बढ़ेगी एक बार और वो ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी फिर बाद में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि मतलब अब हम देखें कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इनइक्वालिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल लो कि 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5, इन 5 पर्सन की एक इनकम है, ठीक है। सपोज सब पांचों पर्सन जो है वो 10-10 रुपए कमाते हैं, तो टोटल इनकम कितनी होगी, 50 रुपए, ठीक है। हमने डिवाइड किया 5 से तो पर कैपिटा इनकम भी 10 ही आ गई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन सपोज फर्स्ट पर्सन है, अब वो 100 रुपए कमाने लग गया, फर्स्ट पर्सन जो है वो 100 रुपए कमाने लग गया, तो बाकी तो वही 10-10 कमा रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया 140। लेकिन अगर मैं पर कैपिटा इनकम निकालूंगा तो पर कैपिटा इनकम कितनी होगी 28 रुपीज, लेकिन देखने में पर कैपिटा इनकम 28 है, लेकिन इन लोगों की अर्निंग जो है वो 10-10 रुपए ही है। तो इसको बोलते हैं कि ये पर कैपिटा इनकम में इनइक्वालिटी आ गई, कि पर कैपिटा इनकम दिखने में ज्यादा है लेकिन एक्चुअल में लोग उतना अर्न कर नहीं रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए होता है जब ऊपर वाले लोग ज्यादा अर्न करने लग जाए और नीचे वाले लोगों की अर्निंग या तो उतनी ही रहे या फिर डिक्रीज हो जाए, तो पर कैपिटा इनकम में इनइक्वालिटी आ जाती है। ये इनइक्वालिटी इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है। जो इंडिया में ये माना जाता है कि जो 1% लोग हैं उनके पास लगभग 90% ऑफ द इंडिया की इनकम है, मोर देन 90% इवन। इंडिया के जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास इंडिया का जितना जीडीपी में जितना पैसा है वो 1% के पास है, 90% से ज्यादा 1% के पास है, ठीक है। तो ये हमारी पर कैपिटा इनकम में एक इनइक्वालिटी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम ऑफ द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये स्टेटमेंट दी थी A.N. कैरन क्रॉस ने। A.N. कैरन क्रॉस ने स्टेटमेंट दी थी। जस्टिस भगवती कौन है? ये एक नोबेल लॉरिएट है जो इंडियन अमेरिकन है, और एक काफी फेमस डिबेट हुई थी, सेन एंड भगवती डिबेट। ठीक है, सेन, अमर्त्य सेन ये भी एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, ये भी नोबेल लॉरिएट है, और भगवती ये भी एक नोबेल लॉरिएट है। इन दोनों के बीच में काफी फेमस एक डिबेट हुई थी, सेन भगवती डिबेट, जिसमें जो सेन है इनका मानना था कि अगर गवर्नमेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या होता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था 2020 में, उन्होंने पूछा था कि ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो इनका मानना था कि गवर्नमेंट अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हॉस्पिटल बनाने पे काम करे, एजुकेशन में स्कूल बनाने पे काम करे, अगर गवर्नमेंट ऐसे काम करेगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाएगी। ये मानना था सेन का। सेन भगवती डिबेट क्या थी? सेन जो अमर्त्य सेन है उनका मानना था कि गवर्नमेंट को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काम करना चाहिए, उनको हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करना चाहिए। ये उनका था सोशल सेक्टर की, ये सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है। अगर सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप आ जाएगी। लेकिन भगवती का इसके रिवर्स मानना था। उनका मानना था कि गवर्नमेंट को ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को फ्री मार्केट पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करेगी गवर्नमेंट तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, और फिर गवर्नमेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसको लगा सकती है। इन दोनों का एक दूसरे का बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट व्यू था। तो ये एक डिबेट फेमस हुई थी सेन भगवती डिबेट के नाम से। तो इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से। ठीक है, अमर्त्य सेन को आप एक जगह और भी याद रख सकते हो, एक कंसेप्ट है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हम पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ऐसे निकालते हैं, क्यूब रूट ऑफ इनकम इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और लाइफ इंडेक्स। इन तीन इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके क्यूब रूट को बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, जब बस आप इतना समझो, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक वे है कि कैसे लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है किसी कंट्री में लोगों का, उसको निकालने के लिए। ठीक है, इस HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भी आप ध्यान रखना, पूछा गया है एग्जाम्स में। UNDP देता है HDI को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। तो अमर्त्य सेन और एक पर्सन थे महबूब उल हक। महबूब उल हक जो है ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, महबूब उल हक HAQ हक, और इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलके ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप अमर्त्य सेन के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। अब अंडर डेवलप्ड कंट्री का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है टिपिकल, वो क्या होता है? वो होता है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। क्या होता है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी? विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी होता है कि हमारी लो इनकम है, लो इनकम है तो लो सेविंग होगी, लो सेविंग है तो लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, इन्वेस्ट ही नहीं किया तो प्रोड्यूस कैसे कर पाएंगे, और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, और एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो फिर वही साइकिल चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री का ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज, तो ब्रिटिश रूल था उसका क्या एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट था? वो था कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। उन लोगों ने इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करने की कोशिश की थी। और अभी जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं इनका भी यही कहना है कि गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करना चाह रही है। कमर्शलाइजेशन का मतलब है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को देना चाह रही है एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो USA जैसी कंट्रीज में होता है, अमेरिका में। वहाँ पे मैकेनिकल फार्मिंग होती है, बड़ी बड़ी मशीन से फार्मिंग की जाती है, उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो लोग किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो कमर्शियल करना चाह रही है फार्मिंग को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में देना चाह रही है। ठीक है, तो ऐसा ही काम कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग जो हुआ था वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ था, जब उन्होंने
तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कमर्शलाइजेशन में, उन्होंने मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था कैश क्रॉप का। कैश क्रॉप उन्होंने उगाना स्टार्ट कर दिया, जैसे ओपियम है, टी है, कॉफी है, शुगर है, जूट है, इंडिगो है। तो ये मार्केट में जिन चीज की डिमांड थी, व्हीट, राइस और ये खाने की चीजें छोड़ के उन लोगों ने क्या कर दिया था कि एग्रीकल्चर में ये कैश क्रॉप को उगाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसको बोलते थे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये मेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपैक्ट था ब्रिटिश रूल का इंडिया पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, असर्शन रीजन बताना है हमें, ठीक है। इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। रीजन देख लेते हैं इसका, क्या दे रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं होगा, मतलब उनका मानना है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक का ग्लोबलाइजेशन होगा, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो डिक्लाइन नहीं होगी। इसका रीजन क्या दे रहे हैं, आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म बिलीव इन यूनिवर्सलाइजेशन एंड ग्लोबलिज्म। सही है, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो इसी बात पे बिलीव करती है कि यूनिवर्सलिज्म होगा, आपस में ब्रदरहुड होगा, ग्लोबलाइजेशन होंगी, चीजें फैलेंगी, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड है सोशलिज्म की आइडियोलॉजी। तो इससे जो अगर ये ऐसी ये आइडियोलॉजी बढ़ेगी तो उससे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी डिक्लाइन नहीं होगी, ये बात सही है। तो असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इस लेक्चर में बस इतना ही है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक का सेकंड लेक्चर करेंगे, तो आगे स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज को, ठीक है। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है इस सीरीज को लेके, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं किसी ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।